पायल के बाबा शरद कैंसर के मरीज थे। इनके इलाज के लिए कमला कई घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। और रात को थकी हारी जब वो घर लौटती तो अपने घर का भी सारा काम किया करती थी। माँ, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी। कुछ दिनों में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। माँ, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तूने खाना भी बना लिया? हाँ माँ, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत अच्छे। पायल ने अपने माँ पापा को खाना खिलाया। इस दिन पूरा परिवार खुश था। थोड़ी खुशी आई ही थी इनकी किस्मत में कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के बाबा नहीं रहे। अब पायल की माँ और पायल अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने बाबा की बीमारी ठीक करने के ख्याल से काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा परिवार है। मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, बस यही एक इच्छा है मेरी। कुछ समय बाद दोनों इस दुख से उबर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और फिर स्कूल के बाद घर आकर सारा काम संभाल लेती। एक दिन की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ गया। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ, क्या जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या जिंदगी भर तुम काम वाली का ही काम करोगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे काम वाली का काम करने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी परिस्थिति बदल जाए। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम तो छोटी बच्ची हो और मैं अनपढ़। माँ, हम दोनों कितना अच्छा फरसान बनाते हैं ना? क्यों ना हम फरसान बनाकर बेचें? ये इतना आसान नहीं है पायल। हमें फरसान बनाने के लिए मशीन की जरूरत होगी और वो बड़ी मशीन बहुत महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी हमें पैसे लगेंगे ना। तो ठीक है माँ, अब हम पैसे बचाएंगे और जल्दी ही नमकीन बनाने की मशीन खरीदेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी सारे पैसे जमा हो गए। पायल ने गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। माँ, अब हमारे पास 8,000 रुपए हैं। मुझे लगता है इतने में सेकेंड हैंड नमकीन की मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ, शायद। कल जाकर देखते हैं। अगले दिन पायल और कमला मार्केट पहुँचे और पुराने मशीन्स की दुकान ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान यहाँ है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना माँ, मुझे यकीन है हमें नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल यहाँ वहाँ देख रहे थे कि अचानक उनके सामने एक पुरानी मशीन की दुकान आ गई। अभी अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी, अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, शायद हमने देखी ही नहीं होगी। जो भी हो, चलो ना अंदर चलते हैं। भैया, क्या आपके पास पुरानी नमकीन बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाई, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की चिंता ना कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसों में आपको मशीन दे देंगे। आइए, अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए। ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक वो दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है माँ। कमला और पायल दोनों सो गए और अचानक
आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान के पैकेट्स बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था। माँ, क्या तुमने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि तुमने किया होगा। वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये फरसान के पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन दोनों ने फिर से ढेर सारा नमकीन बनाने की तैयारी की और सो गए। इस रात भी मशीन अपने आप नमकीन बनाने लगी और पैक करने लगी, पर इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। पापा! पायल देखकर चौंक गई कि उसके बाबा की आत्मा नमकीन बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली और अब कमला काम वाली का काम नहीं करती थी। शायद इसलिए कहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुंच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गांव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं। उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता न करें। आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं।
और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके। और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनकी पसंद के कटिंग करती है, जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना ये सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है।